Hello everyone, welcome. कहता है कि उसका एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है और शायद ये लोग कोई गैंग है। सॉन्ग उससे कहता है कि इस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा पता है और जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो बातें भी उसको पता है। उस इवेंट में जितने भी लोग आए थे उन सभी के बारे में पता करो और मैं तुम्हें उस किडनैपर और मेरे बीच हुई बातों का ऑडियो रिकॉर्ड भी भेज रहा हूँ। और शायद वो एक आदमी है जो कि वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज कर रहा है, तुम उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुई थी जो कि घर आकर हीजू सुनती है, जिसे सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि लगता है साउंड पक्का डर गया है। और उस फोन को देखकर वो कहती है कि ये फोन मेरे पास 2 दिन से है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए मुझे ये काम जल्दी ही खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा देती है और यहाँ पर सॉन्ग उसके रूम में डायरेक्टली आ जाता है और वो हेजू से उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। इवन वो खुद उस चाबी को हेजू के पर्स से निकालने जाता है। तभी हेजू जल्दी से सॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीन कर उसे चाबी दे देती है। सॉन्ग पार्किंग एरिया में आता है और वो कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है और वो कार का डैश कैमरा भी चेक करने लगता है, जिसके बारे में हेजू को भी याद आता है। इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग एरिया में आती है और सॉन्ग हेजू को बताता है कि डैश कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और ये सुनकर हेजू रिलैक्स होती है और फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि जब उस कार का एक्सीडेंट हुआ था तो हेजू किडनैपर का फोन लेकर भाग गई थी और प्रेजेंट में उस दौरान एक बाइक स्पीड से वहां पर आ रही होती है, जिसे देखकर सॉन्ग हीजू को अपनी तरफ खींच लेता है और वो हीजू से कहता है कि कल से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। देन हीजू सॉन्ग को टाइप करके बताती है कि कल मुझे अपने डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है, तुम्हारी माँ ने भी मुझे इस काम को छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो सॉन्ग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपने साथ सिक्योरिटी को रखना। हीजू मना कर देती है तो सॉन्ग किसी को कॉल करके हीजू के कार के डैश कैमरा को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है, जो कि सॉन्ग को इलेक्शन के टाइम अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है, जिसके रिप्लाई में सॉन्ग कुछ नहीं कहता। सॉन्ग की मॉम उससे कहती है कि तुम अपनी वाइफ को जरा इलेक्शन से दूर रखना। सॉन्ग कहता है कि आप लोग ही चाहते थे कि मिस्टर हॉन्ग की बेटी से मेरी शादी हो। देन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे और आखिरकार मिस्टर हॉन्ग ने ही हमारे पुराने स्कैंडल को छुपाने में मदद की है। इधर हीजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है और तभी हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर हीजू उसकी परछाई देखकर डर जाती है। तो हीजू यहाँ पर इसके बाद से किसी को नहीं मिल रही होती है। सॉन्ग ने फिर भी यहाँ पर एक फीमेल गार्ड्स को हीजू की सिक्योरिटी के लिए भेजा था, जो कि सॉन्ग को हीजू के सारी अपडेट दे रही थी। फीमेल गार्ड्स को हीजू कहीं नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो उसे हर तरफ ढूंढने लगती है। इधर सॉन्ग ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर दोजे उसे बताता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशियस बंदा नहीं था और मुझे लगता है कि हमें पुलिस की हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पर सॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी वाइफ कौन है और वो कैसी दिखती है? पूरे देश में किसी को भी मेरी वाइफ के बारे में नहीं पता है। मेरी वाइफ के बारे में जानने के लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं और अगर हमने इस सिचुएशन में पुलिस की हेल्प ली तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, वो भी इस इलेक्शन के टाइम पर। तो दोजे सॉरी कहता है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था इस बारे में।
और वहीं कोर्ट में वो फीमेल गार्ड्स हिजू को नहीं ढूंढ पा रही थी और इस बारे में वो सॉन्ग को मैसेज कर देती है। तो सॉन्ग उसे हिजू को जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग को गार्ड का मैसेज आता है कि हिजू मिल गई है और वो यहाँ पर एक आदमी के साथ है। तो सॉन्ग उसे उस आदमी की फोटो खींचने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि हिजू जिसके साथ थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड था और हिजू ने वॉशरूम के बाहर सोंगू के परछाई को ही देखा था, जहाँ पर सोंगू कोर्ट में किसी काम से आया था और उसने वहाँ पर हिजू को देखा और वहीं दूर से वो फीमेल गार्ड्स इन दोनों की फोटो खींच रही थी और वो सॉन्ग को भी वो फोटो भेज रही थी और उस फोटो में उन दोनों को हंसकर बात करते हुए देख सॉन्ग थोड़ा जेलस फील करता है। उधर सोंगू हिजू से पूछता है कि 3 साल बाद तुम अचानक से कहीं चली गई, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया और मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की। फिर मैंने तुम्हें एक दिन न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। देन उन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती हैं, जहाँ पर हिजू सोंगू को सॉरी कहती है कांटेक्ट ना करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। देन सोंगू हिजू को बताता है कि जिस चैनल के साथ तुमने काम स्टार्ट किया था उस चैनल के साथ मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम क्राइम रिपोर्ट है। इसमें हम कुछ क्राइम केसेस के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन वो दोनों एक दूसरे को अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं। इसके बाद हिजू वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर उन दोनों की फोटो देखकर सॉन्ग का तो काम में मन ही नहीं लगता है। इधर हिजू घर पहुंचती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो हिजू के लिए कुछ सामान लेकर आती है जिसमें कुछ ड्रेसेस होती हैं और जिसे देखकर हिजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये देखकर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम इतनी लूजर टाइप की क्यों हो, इस वक्त भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। और जब ईना शादी से पहले भाग गई जहाँ पर तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया तो तुमने वहाँ पर एक कंडीशन रखी जहाँ पर तुम्हारे डैड को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही तुम ये शादी करने के लिए मानी थी। इसीलिए तुम्हें उसकी वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ होने की ड्यूटीज तो निभानी पड़ेंगी और अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारे डैड को उस नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हिजू को ये शादी नहीं करनी थी। उसकी मॉम ने उसे धमकी देकर जबरदस्ती सॉन्ग से शादी करने के लिए कहा। सो बेसिकली यहाँ पर ये हिजू की असली माँ है जिसने अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ दिया था और पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे एंड उसके बाद हिजू के जो डैड थे वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गए थे, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती हैं। और उनको छोड़ने के बाद हिजू की मॉम ने चेयरमैन होंग से शादी कर ली थी जिनके 2 बच्चे थे। और यहाँ प्रेजेंट में हिजू शावर लेने के बाद अपनी मॉम की लाई गई ड्रेस को पहन लेती है और वो किडनैपर वाले फोन को निकालकर साउंड को कॉल करती है। यहाँ पर हिजू सॉन्ग से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन जब उसने शादी की थी तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अकॉर्डिंग वो कभी भी डिवोर्स पहले इनिशिएटिव नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर इस किडनैपर की फोन की वजह से हिजू को डिवोर्स के लिए एक नया चांस मिल गया था, जिसके जरिए वो सॉन्ग को ब्लैकमेल करके उससे डिवोर्स लेना चाहती है। और वो इस फोन से अपने थाई की फोटो खींचकर सॉन्ग को सेंड करती है और वो उससे कहती है कि क्या तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। सॉन्ग पूछता है कि ये क्या है। हिजू कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की फोटो भी नहीं पहचान सकते, ये तुम्हारी वाइफ के थाइज हैं और मैं इस फोटो को किस तरीके से यूज करूंगा ये तुम खुद सोच लो। साउंड कहता है कि ऐसी फेक फोटो से तुम क्या ही कर लोगे। हिजू कहती है कि क्या तुम अभी तक अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए, उसकी थाई पे एक यूनिक मोल है, क्या तुमने कभी देखा नहीं है। और ये सुनकर सॉन्ग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसीलिए वो किडनैपर से उल्टा क्वेश्चन करने लगता है जिसकी वजह से वो किडनैपर के बारे में कुछ जान पाए। पर हिजू भी सामने से उल्टा जवाब देती है जिसकी वजह से वो सॉन्ग को गुस्से में कह देती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम खुद जाकर अपनी वाइफ की थाइस चेक कर लो, जहाँ पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये उसकी फोटो है या नहीं। और यहाँ पर उनकी बातें 10 मिनट से ज्यादा की हो चुकी थी, इसलिए सॉन्ग इस बार लोकेशन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुँच चुके थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर सोल के 3 एड्रेस शो हो रहे थे और सॉन्ग यहाँ पर अपनी टीम को और अच्छे से काम करने के लिए कहता है और वो दोजे को इस फोटो की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए कहने जा रहा था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो पिछली बार की तरह कोई और गलती नहीं करना चाहता और अब वो यहाँ से घर के लिए निकलता है। इधर हिजू सोच में पड़ गई थी कि कहीं सॉन्ग उसकी थाई को चेक करने ना आ जाए और ये सोचकर तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और तभी वो दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनती है और वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। सॉन्ग डायरेक्टली हिजू के रूम में आता है और वो ब्लैंकेट हटाने लगता है, पर हिजू ब्लैंकेट को जोर से पकड़कर रखती है और सॉन्ग जोर से ब्लैंकेट को खींचता है जिसकी वजह से हिजू उसके ऊपर गिर जाती है और हिजू दूसरी साइड फेस कर लेती है। सॉन्ग उठ जाता है और वो हिजू को बताता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम तो ये काम करना चाहती थी तो अपनी काबिलियत से ये पोजीशन हासिल करके दिखाओ। और ये बोलकर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है।
और सॉन्ग बाहर आता है और वो डाइनिंग टेबल को देखकर अपनी शादी के पहली रात को याद करता है, जहाँ पर हिजू खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी। जहाँ पर सॉन्ग आता है और वो हिजू को प्यार से देखते हुए उस टेबल पर बैठ जाता है और उठने के बाद हिजू उसे डांस करने के लिए बुलाती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा नर्वस थे और वो ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कर रही थी, जो कि उसकी मॉम ने करने के लिए कहा था। हाउन ये सब नोटिस करता है और वो हेजू को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और वो उसके पास आकर कहता है कि मेरे लिए फीलिंग डेवलप मत करो और खासकर जो भी तुम्हारी मॉम कहे उस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लेकिन मेल लीड है जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी। और अब यहाँ पर यूरी की कॉफी सांगू के हाथ में गिर जाती है और अब दोनों साथ में बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर यूरी को पता चलता है कि सांगू जिस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है उसमें यूरी भी उसके साथ काम करने वाली है। इधर किडनैपर की वॉइस मॉड्यूलेशन को हटाने के बाद जो पहला रिजल्ट निकला वो इतना क्लियर नहीं था, इसलिए सॉन्ग फिर से ट्राई करने के लिए कहता है और दोजे सॉन्ग को एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाता है, जहाँ पर किडनैपर हिजू की कार में घुसा था। और अब यहाँ पर इन्हें पता नहीं था कि उस किडनैपर ने हिजू की कार को हैक किया था, इसलिए वो उसकी कार की डोर को आसानी से ओपन करके कार में घुस जाता है। ये देखकर दोजे कहता है कि ऐसा देखने से लग रहा है कि जानबूझकर किडनैपर को अंदर आने दिया गया। और ये देखकर सॉन्ग भी सोच में पड़ जाता है। और अब रात के 10 बज गए थे तो किडनैपर का फिर से कॉल आता है, तो सॉन्ग कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। और ये देखकर हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने कॉल क्यों कट कर दी, तो वो दोबारा कॉल करती है और सॉन्ग कॉल पिक करके कहता है कि शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो और मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। तो हिजू एग्जैक्ट 5 मिनट बाद फिर से कॉल करती है और सॉन्ग उसका कॉल पिक भी कर लेता है, लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले हिजू को ब्लास्ट की आवाज आती है और वो कॉल कट हो जाता है। तो हिजू फिर से कॉल करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, इसलिए वो घर चली आती और घर पर आकर वो सॉन्ग को ढूंढने लगती है, लेकिन सॉन्ग वहाँ पर नहीं होता है। तो वो सॉन्ग को फिर से कॉल करती है और उसका कॉल अभी भी अनरीचेबल था, तो इसलिए हिजू सॉन्ग का वेट करते करते वहाँ पर सो जाती है। और जब वो सुबह उठकर न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि जहाँ पर सॉन्ग का ऑफिस है उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है और जिस मास्क पहने आदमी ने ये किया होता है उसका फुटेज भी दिखाया जाता है, जिसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरा हुआ मैसेज भी सुनाते हैं। और ये वही कॉल रिकॉर्डिंग था जिसमें किडनैपर सॉन्ग को धमकाते हुए कहता है कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, तुम मुझे 2 बिलियन वॉन दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। और ये देखकर तो हिजू घबरा जाती है क्योंकि ये सारी बातें किडनैपर के फोन से कही गई थी जो कि उसके पास था। तभी यहाँ पर साउन आ जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती और वो डायरेक्ट हिजू के पास आता है और उसको टेबल पर बिठाकर कहता है कि पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जानता, इसलिए सच्चाई क्या है ये मुझे जानना होगा और इसके लिए तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। और ये बोलकर सॉन्ग हिजू की ड्रेस हटाने लगा है। हिजू उसका हाथ पकड़कर रोती है, पर सॉन्ग कहता है कि तुम खुद हटाओगी या मैं करूं। और अब उसे ऐसे देखकर हिजू तो बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईना और सॉन्ग की शादी होने से पहले ईना ने सॉन्ग को धमकी दी थी वरना वो सॉन्ग की फैमिली की जो सीक्रेट्स है उसको रिवील कर देगी। और उसने पूछा था कि क्या सच में हिजू की शादी जवा फैमिली के बेटे से हो रही है। ईना ने कहा था हाँ, लेकिन वो आदमी बहुत ही घटिया है, लेकिन उसकी माँ इतनी बुरी है कि वो हिजू को उस आदमी के हाथों बेच भी सकती है। और ये देखकर सॉन्ग कहता है कि शादी कल ही होगी, लेकिन मेरी दुल्हन तुम नहीं तुम्हारी बहन होगी। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।